रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। मैं सलीमा रजा अपने साथी अरशद इकबाल के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके साप्ताहिक प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां में। एक शेर सुनाओ। जी जी इरशाद। रह गुजर से आगे भी जाके हमने देखा है। वाह। रह गुजर से आगे भी जाके हमने देखा है। रह गुजर से आगे भी रह गुजर ही रह गुजर है। वाह वाह वाह, क्या बात है। दोस्तों, हमारे इस शो का मकसद क्या है? भाई, हम चाहते हैं कि आपने अपने लिए जो सीमाएं अपने दिमाग में तय कर रखी है ना, आप उससे आगे सोचें और आगे बढ़ें, यानी रह गुजर ही रह गुजर। कोई दृष्टिहीन है, भले ही आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। जीवन में हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको हर वो जानकारी दें जो आपको प्रेरित करेगी अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलने के लिए। साथियों, मुलाकात करते हैं हमारे आज के मेहमान से, जो हैं तो ब्लाइंड, पर इन्होंने फाइनेंस में MBA किया हुआ है और अब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर हैं। श्री के रामकृष्णा, जिन्होंने 1980 के दशक में अपना MBA फाइनेंस किया था, जबकि टॉकिंग कंप्यूटर्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी अरशद, और ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत कम सपोर्ट सर्विसेज थी। चलिए सुनते हैं कि श्री रामकृष्णा और हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम के बीच क्या दिलचस्प बातचीत हो रही है। नमस्कार रामकृष्ण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप एक राष्ट्रीय लेवल का एक कंपनी में जनरल मैनेजर हैं। हाँ जी। और MBA करना आपके जिंदगी में एक लक्ष्य था। हाँ जी। तो हम जानना चाहेंगे कि ये आपने ये लक्ष्य क्यों बनाया? तभी मेरा दृष्टि अफेक्ट हुई थी जी, ग्लोकोमा और रेटिनल डिटैचमेंट के वजह से। तो अचानक मुझे दिखाई देना बहुत कम हो गया था और मुझे बहुत शॉक हुआ जी। उसमें एक मेरा फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया कि रामकृष्णा, तुम्हारा दृष्टि तो कम हुई है लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुमको जहां तक होगा मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन तुमको अपने लाइफ में MBA करना है जी। उस टाइम पे मैं खुद नहीं जानता था MBA क्या होती है, तो MBA करना है उसने जो बताया वो मेरा सपना हो गया जी। मैं कभी मेरा सपना को क्वेश्चन भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो इंसान ड्रीमर है, सपना देखता है जी, और अपने सपने को सवाल नहीं करता है, उसके लिए सब कुछ उतने निछावर कर देता है, वही इंसान आगे आता है। जाहिर है कि काफी बाधाएं आई होंगी आपकी। हाँ जी। तो इस कहानी आप थोड़ा बताइए। तभी बाधाएं हुई 1976 में, तभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमेट्रिक्स कंप्लीट किया। तो उस टाइम पे मुझे एडमिशन लेना था मैनेजमेंट में, लेकिन अचानक मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो मैं उस टाइम ले नहीं पाया। 4 बरस मैं मेरे फ्रेंड के साथ काम करने के बाद, 1-1.5 बरस काम करने के बाद एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, तो 1982 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया कि आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मैनेजमेंट के लिए आप कर रहे हैं, मुझे आप उसमें एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे आप परमिशन दें, सिर्फ मुझे रीडर और राइटर का प्रदान करें, आप परमिशन प्रदान करें जी। उन्होंने मेरे ऊपर तो हंसी उड़ाई कि बोला आप क्या बोल रहे हैं, ये तो गणित उसमें बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ वो बहुत स्पीड ओरिएंटेड है। तब मैं उनको यही बताया कि कोई बात नहीं है, वो आप परमिशन दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। उस बरस में 1982 में 200 सीट्स के लिए 20,000 कैंडिडेट, 20,000 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था एंड आई वाज नंबर 1 इन द एसपीजेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। उसके बाद लोग बोले ठीक है, अभी तुमको एडमिशन तो मिल गया, कोई बात नहीं है, आप एक काम कर देना, आप HRD में कुछ कर लेना, नहीं तो मार्केटिंग में कुछ कर लेना। तो मैं बोला क्यों, आप क्या समझते हैं किस विषय में मैं नहीं कर सकता, आप सोचते हैं? उन्होंने बोला नहीं, फाइनेंस में तो आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं फाइनेंस में स्पेशलाइज करता हूँ। तो मैं फाइनेंस में स्पेशलाइज किया और डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ और मैं IDB में ज्वाइन किया।
तो एक और सवाल उठता है, हाँ ये लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्शन और लोगों को मैनेज करने का आपका अनुभव, हाँ जी, के बारे में थोड़ा बताइए। अभी अगर दृष्टिहीनता है आपके अंदर, वैसे कुछ भी डिसेबिलिटी हो जी, आपके सामने जो लोग हैं जो एबल्ड हैं, उनको आपके एबिलिटीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये हमको मान के चलना चाहिए जी। शुरू में लोग थोड़ा अप्रेहेंसिव थे जी। कि ठीक है आप इंटेलिजेंट तो हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप काम कैसे करेंगे। मैं बोला आप मौका मुझे डिनाई मत कीजिए, और मौका देने के बाद आप खुद देख लेंगे, आई विल फुलफिल ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। और तो लोगों को मैनेज करने की बात तभी आप बोलते हैं। इसमें ऐसा है, सिर्फ एग्रेसिव रहने से, सिर्फ एडवोकेट करने से काम नहीं होगा, आपको परफॉर्म करके दिखाना चाहिए लोगों को। हाँ, एक और बात ज़हन में आता है कि आज के तारीख में काफ़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं वगैरह। जब आप अपना काम शुरू किया, आपने जब MBA किया, उस दौरान ये टेक्नोलॉजीज लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। नहीं। तो आपने अपने चैलेंजेस को किस प्रकार से फेस किया? मैं गणित में बहुत अच्छा था, और गणित ऐसा एक विषय है जिसमें काफी लोग तकलीफ महसूस करते हैं। तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम हमने किया कि आप मुझे गणित सिखाइए और हम आपको बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे जी। तो ऑन इक्वल टर्म्स मैं उनको गणित सिखाता था, वो मुझे मेरे अदर सब्जेक्ट में हेल्प करते थे। तो आपने काफी कुछ कंबाइंड स्टडीज किया। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी राम जी एक गाने सुनने का वक्त आ गया। आपके पसंद का कोई गाना जो आप सुनना चाहेंगे? हाँ, अमर प्रेम का गाना सुनाइए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। रामकृष्ण जी, हम ये मधुर गाने के बाद आपने अपने जिंदगी में काफी कुछ उपलब्ध किया है। हाँ जी। अगर भारतवर्ष के दृष्टिहीन लोग हैं, उनके लिए आपका कुछ विजन है? हाँ जी। वो क्या है? पहले मैं संस्थाओं के लिए बोलूंगा कि दृष्टिहीन क्षेत्र में जो संस्थाएं जुड़े हुए हैं जी, उनको ये मानना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गया है, इसलिए उनकी ये जरूरी है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो जो करते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर में उनको काफी बदलाव ले आना है। दूसरी बात है कि आज 85 to 90% काम जो है जी, वो संगणक से ही होता है। संगणक के मतलब कंप्यूटर्स। उसमें ट्रेनिंग जो है उनको बहुत अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग उनको देना चाहिए। वैसे ही थोड़ा सा कंप्यूटर सिखा दिया ऐसा नहीं है। तीसरी बात, मैं संस्थाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं समझता हूँ कि दृष्टिहीन भी उतना ही इंसान है कि बाकी लोग हैं जी। उसके अंदर भी इच्छाएं हैं, उसके अंदर भी डिजायर्स हैं, उसके अंदर भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जी। तो वो हमको समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये समझता हूँ कि मैरिज, सेक्स एजुकेशन, ऐसे जो क्षेत्र हैं इनमें भी संस्थाओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका कहना है कि दृष्टिहीन लोग कम नहीं है नहीं आम लोगों से, और उनको भी आम लोगों का जो शिक्षा है और जो एक्सपोजर्स हैं वही एक्सपोजर्स इनको भी दिया जाए। हाँ जी। और चौथी बात, लास्ट बात मैं कहूंगा, दृष्टिहीन महिलाओं जी, लड़कियों के लिए हम बहुत कम काम किए हैं आज तक जी। उस क्षेत्र में हमें काफी आगे काम करना है, तो उनको करना चाहिए जी। और लास्ट में मैं हमारे दृष्टिहीन भाइयों को और बहनों को ये बताऊंगा, आप धैर्य रखिए और आप अपने स्किल्स जी उसमें आप फोकस कीजिए। इसलिए लाइफ में सक्सेस हासिल करना उतना आसान नहीं है, लेकिन आप अपने धैर्य कभी भी मत खोइए, अपने फोकस रखिए, अपने सपना को कभी भी क्वेश्चन मत कीजिए और एकदम आगे आप बढ़ते रहिए। एक दिन तो एक दिन आपका सक्सेस होगा ही होगा। रामकृष्ण जी, आखिर में हम आपसे फटाफट 5 सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ जी। जिसे हम रैपिड फायर कहते हैं। हाँ जी। रैपिड फायर। तो पहला सवाल, रामायण में दशरथ का तीसरा बीवी कौन था? कैकेयी। क्रिकेट में भारत का पहला कैप्टन कौन था? लाला अमरनाथ। भारत का पहला सेंचुरी किसने मारा था? आपका प्रिय खाना क्या है? पुलाव। आपका फेवरेट रंग क्या है? ब्लू। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृष्ण जी, आपने हमसे बात किया। धन्यवाद। थैंक यू। I wait. आँख
आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। साथियों, जो लोग वाकई इंग्लिश लिटरेचर में दिलचस्पी रखते हैं वो जरूर इस नाम को जानते होंगे, जिनकी संक्षिप्त जीवनी आज हम लोग सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के जॉन मिल्टन की। 17वीं शताब्दी का एक ऐसा महान इंग्लिश पोएट था जिसने दृष्टिहीन होते हुए भी कई सुप्रसिद्ध महाकाव्य लिखे। आज इस महान कवि के जीवन पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त अभिनव चतुर्वेदी। जॉन मिल्टन सन 1608 में लंदन में जन्मे जॉन मिल्टन को शुरू से ही कविताओं का बेहद शौक था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पहले बीए और फिर 1632 में एमए की डिग्री हासिल करके उन्होंने 6 साल थियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लिटरेचर और साइंस के एंशिएंट और मॉडर्न ग्रंथों को पढ़ते हुए गुजार दिए। इतने गहरे अध्ययन के कारण उनकी गिनती इंग्लिश पोएट्री के अन्यतम विद्वानों में की जाती है। मिल्टन को कई विदेशी भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञान था। सन 1649 में उन्हें क्रॉमवेलियन सरकार द्वारा सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स के तौर पर नियुक्त किया गया, परंतु 1652 में उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। इसी साल उनकी पत्नी चल बसी और जून में उनके 1 साल के बेटे की मृत्यु भी हो गई। मिल्टन ने दूसरी शादी की, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी दूसरी पत्नी और उनसे हुई बेटी भी चल बसी। इन मुश्किलों को भाग्य का लिखा मानकर 1663 में उन्होंने तीसरी शादी रचाई और अपना सारा समय अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और पैराडाइज लॉस्ट नामक महाकाव्य को पूरा करने में गुजारने लगे। वो इस महाकाव्य की पंक्तियों को रात में अपने दिमाग में बनाते थे और सुबह उठकर अपनी पत्नी और सहयोगियों से लिखवाते थे और 1667 में उनके लिखे महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट को 10 खंडों में प्रकाशित किया गया, जो कि इंग्लिश में लिखे गए अब तक के बेहतरीन महाकाव्यों में से एक है। इस महाकाव्य को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। आगे चलकर उन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड नामक एक और महाकाव्य लिखने के साथ साथ कई कविताएं भी लिखी। सन 1674 में पैराडाइज लॉस्ट को पुनः प्रकाशित किया गया और इसी साल जॉन मिल्टन का देहांत हो गया। साथियों, किसी ने कहा है अवॉइड द क्राउड, डू योर ओन थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, बी द चेस प्लेयर नॉट द चेस पीस। ओ, क्या बात है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लोगों की परवाह न करें, अपनी खुद की सोच रखें, शतरंज के खिलाड़ी बने न कि शतरंज के मोहरे। बिल्कुल सही। जरूरी नहीं है कि जहां सभी जा रहे हैं आप भी बिना सोचे उसी ओर चल पड़े। अरे भाई, अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं और अपनी रुचि को ध्यान में रखकर ये तय करें कि आपकी मंजिल क्या होगी और आपको क्या करना है। और आपको शतरंज का खिलाड़ी बनाने और ब्लाइंड लोगों द्वारा ये खेल कैसे खेला जाता है ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई के चारू दत्ता जाधव। क्या बात है जी, अजी क्या बात है। आपने क्या यू टर्न मारा है, हैं? जी,
और फिलोसफी से स्पोर्ट्स तक कैसे आप सनसनाती भी चली गई जी हैं। और सलीमा जी वो तुसी ग्रेट हो यार। ओ जी मेहरबानी। भाई हम आपको ये बता दें कि चारू दत्ता ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड यानी AICFB के जनरल सेक्रेटरी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे ये शौकीन चेस प्लेयर प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और खुद भी ब्लाइंड हैं। चारू दत्ता से दिलचस्प बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। चारू दत्ता, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आईवे यह है रोशनी का कारवां में। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि चेस फॉर द ब्लाइंड पीपल भारत में किस मुकाम पे है। चेस एक ऐसा खेल है जिसमें हम लोग सिर्फ हमारे अंधे भाइयों के साथ ही नहीं, तो हम लोग एक नॉर्मल लोगों के साथ इक्वल लेवल पे खेल सकते हैं। और इसी कारण 1984 से हम लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं और लास्ट 10 साल में हम लोगों ने बेसिकली ऑल ओवर इंडिया कंसंट्रेशन किया है। हम लोगों ने 12 नेशनल चैंपियनशिप किए हैं। एक रेगुलर सिलेक्शन साइकिल हम लोगों ने 99 से फॉर्म किया, जिसके कारण हम लोग इंडियन टीम सिलेक्ट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप को भेजते हैं। हम लोगों ने 14 टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप को भेजी है और जो परफॉर्मेंस इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल में दिया है वो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो उसमें इंडिया का टैलेंट आपको पता चलेगा। हम लोगों ने वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में, तो ओवरऑल अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और आगे के जो हमारे प्लान्स है वो प्लान के हिसाब से हमें ऐसे लगता है कि हम लोग इंडिया को टॉप 5 कंट्रीज में लेके आ सकते हैं। बहुत खूब चारू दत्ता, हाल ही में आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की थी पिछले साल इंडिया में, इसके बारे में भी जरा बताएंगे। एक्चुअली वो एक सबसे बड़ा मैंने मेरी लाइफ में या इवन एज अ चेस इसमें एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि 1951 से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होती है और एवरी 4 इयर्स ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होती है। लेकिन एक फर्स्ट टाइम ऐसा एक वक्त था जिसमें ऐसी टूर्नामेंट यूरोप के बाहर हुई थी। और मैं एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये टूर्नामेंट के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट दी थी, यूरोपियन कंट्रीज से रेजिस्टेंस था, बहुत डिफिकल्ट हुआ ये टूर्नामेंट इंडिया में लाने के लिए। और कुछ लोगों ने तो ऐसे ओपनली बोला था कि इंडिया को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं है। एंड द वे हम लोगों ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, द फाइनल फंक्शन में हमारे वर्ल्ड बॉडी के प्रेसिडेंट ने फंक्शन में अनाउंस किया कि दिस वाज द बेस्ट ऑर्गेनाइज इवेंट। सो हम लोग बहुत खुश थे। दैट्स वंडरफुल। चारू, आपने ये भी बताया कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति और एक दृष्टिवान व्यक्ति दोनों साथ में चेस खेल सकते हैं, तो क्या चेस बोर्ड में, चेस पीसेस में और रूल्स में कोई मॉडिफिकेशंस किए गए हैं? सिर्फ बोर्ड में एक मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि हम लोग को फील करके खेलना है। तो पहला एक डिफरेंस किया है, जो सफेद घर या काले घर, इसका डिफरेंस के लिए काले घर को थोड़ा से ऊपर किया गया है, जो 2 mm ऊपर होता है सरफेस से, तो इसलिए हम लोग को ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस मालूम पड़ता है। हर जो स्क्वायर है उसको एक होल है, हर एक पीसेस को रॉड है, तो हम लोग वो पीस वो होल के अंदर डालते हैं, तो जब भी हम लोग हाथ घुमाते हैं पीसेस गिरते नहीं है। अभी रहा डिफरेंस पीसेस का, जो सफेद मोहरे और काले मोहरों का जो डिफरेंस है, तो काले मोहरों के ऊपर एक छोटी बिंदी होती है, तो उसके कारण हम लोग को काला पीस और सफेद पीस का डिफरेंस पता होता है। और जितने भी पीसेस है, यानी हाथी है, घोड़ा है, राजा है, इनका शेप अलग होता है, तो उस शेप के कारण हम लोग को फर्क मालूम पड़ता है। ये इतना ही डिफरेंस हम लोगों ने चेस बोर्ड में किया है। और रूल्स में एक मॉडिफिकेशन है कि एक हमारे साइटेड प्लेयर्स को टच मूव होता है, यानी जो पीस को टच करेंगे उनको खेलना है, और हमारे अंधे भाई के लिए जो पीस को वो लोग उठाएंगे स्क्वायर से उसको खेलना है। दिस इज द ओनली मॉडिफिकेशन। और ये जो आपने मॉडिफिकेशंस बताए, क्या ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है? हाँ, ब्लैक स्क्वायर सरफेस से ऊपर होता है, ये इंटरनेशनल रूल है। ब्लैक के ऊपर बिंदी होती है, ये इंटरनेशनल रूल है। बोर्ड की साइज 8 इंच से लेके 20 इंच तक आप रख सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके चारू दत्ता, क्यों ना चेस को विराम देके आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए, कोई सजेस्ट करना चाहेंगे? वो एक सॉन्ग है जो मेरे वतन के लोगों। क्या बात है, ये गाना सुन के तो मैं चेकमेट हो जाता हूँ। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब
वाह वाह। दोस्तों, बात हो रही है चारुदत्ता जाधव से, जो कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी हैं। आगे बढ़ते हैं। चारू, ये बताएं कि आज की तारीख में इंडिया में करीबन कितने ब्लाइंड चेस प्लेयर्स होंगे? हमारे पास अभी 3,300 प्लस चेस प्लेयर्स रजिस्टर्ड है। एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, लास्ट नेशनल चैंपियनशिप जब हुआ था तभी हम लोगों ने 3,300 क्रॉस किए थे। लेकिन जब हम लोग जो सिलेक्शन साइकिल करते हैं, जहाँ जोनल टूर्नामेंट, नेशनल बी, नेशनल ए, तो वहाँ रेगुलर जो आप कहेंगे कि एक रेगुलर चेस प्लेयर, तो अभी अराउंड 600 प्लेयर्स जो हैं जो रेगुलर टूर्नामेंट खेलते हैं, जो जोनल्स खेलते हैं, वहाँ से क्वालिफाई होकर नेशनल बी, नेशनल ए आते हैं। राइट। एक चीज बताइए चारू, जो लोग चेस खेलना चाहते हैं उनके लिए आपकी संस्था ने क्या सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल किए हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। कुछ इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं। पहले मैं आपको कहूंगा कि लास्ट 10 साल में हमारा जो अप्रोच था, वहाँ इंडिया को इस चेस फील्ड में एस्टेब्लिश करना था इंटरनेशनल में। और जो हम लोग कर चुके हैं, जैसे रेगुलरली हम लोग प्लेयर्स भेजते हैं, एक टूर्नामेंट, इंटरनेशनल इवेंट्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो अभी जो कंसंट्रेशन है, जो इंडिया में चेस प्लेयर्स बढ़ाने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा स्टैंडर्ड, जो हम लोग को रशिया और जर्मनी जैसे प्लेयर्स को कम्पीट करना है, तो उसमें से जो इनिशिएटिव्स हैं, उसमें से सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो लास्ट ईयर हम लोगों ने चेस सॉफ्टवेयर रिलीज किया, जो वर्ल्ड में फर्स्ट चेस सॉफ्टवेयर है ब्लाइंड के लिए, जो ऑडियो आउटपुट देता है, यानी विदाउट आप किसी का भी हेल्प लेके चेस कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं। और इसका जो लेवल है, स्ट्रेंथ, प्लेइंग स्ट्रेंथ जो है, वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल का है, 2600 लेवल का है, जिसको टेस्ट किया है हमारे साइटेड ग्रैंड मास्टर्स ने, और इवन हमारे चेस कोच है, उन्होंने भी उसको टेस्ट किया है। उसके बाद अभी हमारे 2 बड़े इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं। 3 स्कूल्स में हम लोगों ने चेस एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग, जिनको कुछ भी आता नहीं है चेस, उनको एक प्रॉपर टेक्निक यानी प्रॉपर सिलेबस से हम लोग उनको चेस सिखाते हैं, जिसके कारण हमारे पास अच्छे चेस प्लेयर्स तैयार होंगे। इसका इंटेंशन ये है कि जब भी हम लोग को अगले 5-6 साल में टॉप में आना है, तो हमको कंसंट्रेशन करना है यंग प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुके हैं, उनका एक स्टेग्नेशन पीरियड है। दूसरा चीज जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमें हुई, जैसे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, आज तक जो हमें सबसे डिफिकल्टी थी कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे हमारे स्टडीज में। चेस में बहुत सारे स्टडीज करने पड़ते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स हैं, तो इस पे हम लोग को किसी के और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था प्रिंट बुक्स पढ़ने के लिए। तो अभी हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव किया है, जो हम लोग बुक्स डेजी फॉर्मेट में बना रहे हैं। डेजी से आपका मतलब है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि डिजिटल टॉकिंग बुक्स, जिसमें कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति किसी भी पन्ने पे जा सकता है, किसी भी चैप्टर में जा सकता है, जैसे एक दृष्टिवान व्यक्ति एक हार्ड कॉपी बुक में जा सकता है। जून 2008 तक हम लोग 117 बुक्स हम लोग रिलीज कर रहे हैं, कंपाइल करके रेडी है, उसका डेजी कन्वर्जन चल रहा है। तो ये बुक्स जब हम लोग ब्लाइंड को देते हैं, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। दूसरा, हम लोगों ने नए चेस बोर्ड्स बनाए हैं जो एकदम सस्ते हैं, 300 रुपीज उसका कॉस्ट है, विच इज इंटरनेशनल क्वालिटी चेस बोर्ड्स विद ड्यूरेबिलिटी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं, जिसके कारण चेस प्लेयर्स बढ़ेंगे और एक स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा जरूर हो। चलते चलते चारू, ये भी बताते जाएं हमारे श्रोताओं को कि अगर वो हमारे कार्यक्रम आईवे यह रोशनी के कारवां के जरिए आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ? जरूर। कोई भी चेस प्लेयर, ब्लाइंड चेस प्लेयर चेस खेलना चाहता है, उसको प्रोफेशनल लेवल पे भी नहीं, एक एंटरटेनमेंट जैसे भी खेलना चाहता है, आपके द्वारा हमें कॉल कर सकता है। हमको उनको पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, यानी इनिशियल जो है छोटा से छोटी चीजें चेस बोर्ड से लेके उनको जो टाइप की सपोर्ट चाहिए, इवन उनके प्रोफेशनल चेस प्लेयर से उनके सिटी में उनको कोच अवेलेबल कराना है, तो हम लोग उनको कोच भी अवेलेबल करा के दे सकते हैं। जो भी सहायता चाहिए हम लोग दे सकते हैं। बढ़िया चारू, धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और कुछ लोगों श्रोता से मुझे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, लीजिए, समय आ गया है आपको एपिसोड 40 में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब बताने का। अगर आपको याद हो तो हमने आपसे पूछा था, आंख के किस भाग में सफेद मोतियाबिंद हो सकता है, और आपके ऑप्शंस थे ए आंख का पर्दा, बी पुतली, और सी आंख का लेंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी आंख का लेंस।
विजेता का नाम बताएंगे हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। तो दोस्तों, विजेता है एपिसोड 40 के एसएमएस भेजने वाले श्री रियाज एहलोन, तलमल्ला, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, ये भी जान लें कि कैटरैक्ट, जिसे हिंदी में सफेद मोतियाबिंद कहा जाता है, ये आमतौर पे सभी केसेस में बहुत ही एक छोटे से ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है और ये ऑपरेशन करवाने के लिए आज की तारीख में मोतियाबिंद पकने देना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। ये है रोशनी का कारवां। तो लो भैया, अब हम पहुंच गए उस पड़ाव पर जहां हम आपसे आज का यानी कि एपिसोड नंबर 46 का सवाल पूछेंगे। और हमारा सवाल है कि नवंबर 2007 में घोषित विकलांग कर्मचारियों के लिए हर साल 10 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव किन कर्मचारियों के लिए है? आपके ऑप्शंस हैं निजी क्षेत्र के कर्मचारी, या बी राज्य सरकार के कर्मचारी, या सी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। In November 2007, it was announced that special casual leave of 10 days every year would be allowed to disabled people who are working as A. private sector employees, B. state government employees, or C. central government employees. और याद रखिए, जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए, वरना आपका जवाब शामिल नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। लीजिए, जो होना था वही हुआ ना, यानी कि हमारा आपसे विदा लेने का समय आ गया। लो, तो दुखी क्यों हो रही हैं भाई? अगर हम विदा नहीं होंगे तो फिर मिलेंगे कैसे? हाँ, बहुत होशियार हैं अरशद इकबाल, और इन्हीं होशियार हजरत के साथ मैं यानी कि सलीमा रजा हाजिर होंगे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर। मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हम दोनों को। खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी